हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा लाइन्स। शिक्षा लाइन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हम संघीय विधायिका के तहत है वो राज्यसभा को देखा था। और आज हम देखेंगे कि भारतीय संसद के तहत है वो दूसरा सदन है जिसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है, और निम्न सदन लोकसभा, इसके बारे में देखेंगे। और इससे संबंधित है वो संविधान में है वो क्या क्या प्रावधान किए गए उनके बारे में भी देखेंगे, और समय समय पर इसको लेकर है वो क्या संशोधन हुए। और बेसिकली है वो अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन संसद और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, इनके आसपास है वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो मेन टॉपिक है इनके बारे में है वो ध्यान रखना है। और आज हम संसद के तहत है वो लोकप्रिय और निम्न सदन यानी लोकसभा के बारे में देखेंगे कि इसका भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है। और पिछले लास्ट लेक्चर में अपने अगर कोई क्वेश्चंस का आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में है वो मेंशन कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। आज देखते हैं लोकसभा। अनुच्छेद 81। हमने देखा था कि जो आर्टिकल 79 है उसमें है वो संसद का प्रावधान किया गया, नहीं संघ के लिए एक संसद होगी। ये आर्टिकल है वो 79 में बोला गया। 80 में इसमें था राज्यसभा संबंधित प्रावधान किया गया 80 में। और 81 में है वो लोकसभा से संबंधित है प्रावधान किया गया कि जो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के बारे में इसकी बात की गई है, जो कि आर्टिकल 81 में ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा से संबंधित है, और आर्टिकल 79 है वो जिसमें संसद का उल्लेख किया गया, नहीं जो संघ की एक संसद होगी। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 79 से 122 तक है इसमें है वो संघीय विधायिका का है वो वर्णन किया गया, संघीय विधायिका। तो ये चीज़ भी है वो ध्यान में रखनी है। और बेसिकली इसका पार्ट अगर भाग की बात की जाए तो ये भाग 5 में है वो इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में है वो लोकसभा के बारे में कहा गया है। अब देखेंगे कि लोकसभा की है वो संरचना क्या। हमने हालांकि पिछले लेक्चर में इसका है वो ब्रीफ में देख लिया था। आज इसका डिटेल में देखेंगे कि इससे संबंधित है वो क्या प्रावधान किए गए। तो जो मूल संविधान था आर्टिकल 81, इसमें तो इसकी वो सदस्य संख्या है जो अगर मूल संविधान में निश्चित की गई थी वो थी 500, ठीक है। और अब है वो अधिकतम सदस्य संख्या 552 की कर दी गई है, और वर्तमान में अगर इसकी देखा जाए तो 545। तो ये चीज़ें अगर मूल संविधान में पूछ ले 500, हालांकि इसके बाद में चेंजेस होता रहा इन चीज़ों में जो जिसके तहत है। और लास्ट में है वो 1987 के आसपास है इसकी सदस्य संख्या जो है वो 552 है वो डिसाइड कर दी गई थी। ये 87 में जो अमेंड एक्ट आया था उसके तहत है इसकी जो फाइनल संख्या है वो 552 कर दी गई, और उसके बाद से यही चीज़ें वो चली आ रही है। और अगर इसमें इसका अगर देखना होगा कि इसका सीट्स के हिसाब से कैसा है वो, तो इसकी एक नई स्लाइड में लेकर हम इसको देख लेते हैं। टोटल 552, ठीक है। ये है टोटल, मतलब मैक्सिमम नंबर्स इतने हो सकते हैं आपके, मैक्सिमम नंबर इतने हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से 530 ये है राज्यों से आएंगे, यानी हम इसमें ये बात करें निर्वाचित की, जो इलेक्टेड मेंबर है उनकी बात करें। नॉमिनेटेड में हालांकि जो भी इसको स्थगित कर दिया गया उसके तहत ये था कि 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन है उनका आप मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। 530 राज्यों से निर्वाचित, और 20 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, राज्यसभा में 2 के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिनिधित्व नहीं था। और यहाँ पे है वो 20 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इलेक्टेड होके आएंगे, और 530 है वो राज्यों से इलेक्टेड होके आएंगे, और 2 जो कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। और फिलहाल इस प्रावधान को है वो स्थगित कर दिया गया क्योंकि इस प्रावधान को अभी फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया गया, तो इसको है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया। तो ये स्थिति है। और उसके बाद देखेंगे कि अभी के हिसाब से क्या स्थिति है। तो इसके हिसाब से ये है कि 545 मेंबर, ठीक है। इसमें से जो 2 तो नॉमिनेटेड है जिसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बचते हैं 543। 543 के भी 2 पार्ट है क्योंकि इलेक्टेड वाले हैं। इसमें एक तो आ जाएगा 530। 530 कहाँ से, राज्यों से,
ठीक है। उसके बाद में जो 13 बचे हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये है वो इनका डिवाइडेशन है कि 545 जिसमें 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों से भी अगर इनका बात की जाए तो कितने, कहाँ से कितना है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर वाला है जो उसमें संशोधन होगा उससे भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है उसके हिसाब से देखते हैं। तो इसमें ये है केंद्र शासित प्रदेशों में 7 तो सीधे दिल्ली से आ जाएंगे, 7 तो सीधे दिल्ली से आ जाएंगे। और बाकी सदस्य है जो 6 सदस्य है, बाकी 6 सदस्य है वो अन्य यूनियन टेरिटरी से आएंगे। और टोटल यूनियन टेरिटरीज अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 8 है, क्योंकि 9 हो गई थी। फिर है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के बाद 9 हो गई थी, उसके बाद में दमन दीव और दादर नगर हवेली को है वो मर्ज कर दिया गया। और अभी यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है। और 7 सदस्य आएंगे दिल्ली और 6 सदस्य वो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। तो ये है वो इनका पूरा सिस्टम है सीट्स का। और ये संरचना कैसी इसके बारे में ये चीज़ हमने देख ली। और कोई भी डाउट हो तो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रतिनिधित्व। फिलहाल जो प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो 1971 की जनगणना को आधार माना गया। कुछ फैक्ट है ध्यान रखना है, 1971 की जनगणना को है वो आधार माना गया है। और ये है वो 2026 तक है वो ऐसा ही रहेगा प्रतिनिधित्व। ये दो चीज़ मैंने वो चीज़ पे ही फोकस करना है कि 1907 की जनगणना को आधार बनाया गया है, ठीक है। और 2026 तक कायम रहेगी। और अगर इससे रिलेटेड है वो अमेंडमेंट पूछ लिया जाए 1971 वाला प्रावधान कब किया गया, तो 84th अमेंडमेंट ये 2001 में हुआ था। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखना है प्रतिनिधित्व वाला। और फिलहाल ये जनगणना में प्रतिनिधित्व वाला 2026 तक इसीलिए किया गया। पहले तो ये था कि आप जनगणना जिस 10 वर्षों के बाद होती है उसी आधार पर, लेकिन नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात की जाए तो जनसंख्या में कहीं पे तो जो जनसंख्या नियंत्रण साउथ में हुआ है, लेकिन नॉर्थ में उतना नहीं हुआ है। अगर जनसंख्या के आधार पे है वो अभी की जनसंख्या के आधार पर अगर प्रतिनिधित्व होते थे तो है वो नॉर्थ का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता, साउथ का कम होता, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से फिर प्रतिनिधित्व घट जाता। इसीलिए है वो जनसंख्या का आधार है अभी भी है वो 1971 को है वो माना गया है। ये चीज़ है वो ध्यान रखनी। अब देखते हैं निर्वाचन, ठीक है। अब यहाँ पे है वो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो है वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट है वो इलेक्टेड होते हैं जनता से। और इसमें ये कि भारत में है वो जनता है वो पहले है वो 21 साल के थे वो वोट दे सकते थे, लेकिन अब है वो 18 साल के भी जो कोई भी नागरिक है वो वोट दे सकता है। ये है वो 61 में संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उसके तहत प्रावधान किया गया। ये प्रावधान हालांकि 1989 से वो लागू कर दिया गया था। तो ये था निर्वाचन, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का। अब देखते हैं योग्यता क्या होती है। तो सबसे पहले वो सिटीज़न होना चाहिए, यानी नागरिक होना चाहिए, तो कंपलसरी है, ठीक है। और इसमें आयु है वो 25 साल है। और हमने देखा था राज्यसभा में जिसमें कि 30 साल थी और इसमें है वो 25 साल है। और उसके बाद में है वो जैसे जो एक्ट लाया गया उसमें भी कुछ अन्य योग्यताओं की बात की गई है, जिसमें कि जो अपन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट देखेंगे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में है, उसके तहत है वो अगर सदस्य निर्णय घोषित किया गया है तो भी है वो अयोग्य हो जाएगा। इसके देखते हैं बात करने के अयोग्य संबंधित प्रावधान। एक तो है जो 1951 का एक्ट है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट PRA, इसके तहत है वो अगर कोई व्यक्ति योग्यता पूरी नहीं कर रहा हो तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और उसके बाद अगर बात की जाए योग्यों को जो ये जिसका वर्णन है आर्टिकल 102 और 103 में दिया गया है, जिसके तहत ही है व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और इसमें पहला तो सबसे पहला तो वही होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का पद, पहला हो जाएगा लाभ का पद, पहले ये अयोग्यता हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में है वो दिवालिया वगैरह हो गया हो।
और तीसरा कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहा हो तो इन आधार पर है वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और एक स्लाइड में और देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची पता होगी शायद सबको, दल बदल संबंधित है, दल बदल संबंधित। तो इसमें होता है कि दल बदल संबंध के आधार पर ही है वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसके आधार पर भी है वो अयोग्य घोषित कर सकते हैं। और ये 52वें संविधान संशोधन है वो 1985 के जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत है वो प्रावधान किया गया। और इसमें ये होता है कि अगर कोई सदस्य है वो निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद में किसी ग्रुप पार्टी में वो शामिल हो जाता है तो भी है वो अयोग्य हो जाता है। और अगर 6 महीने कोई मंत्री ऐसे ही बन सकता है, व्यक्ति सांसद वगैरह, तो इसमें ये होता है कि सदस्य बन सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी सदन की सदस्यता है वो हासिल करनी जरूरी है। अगर वो संसद की सदस्यता हासिल नहीं कर पाता है, इसके तहत भी है वो सदस्य नहीं रहेगा, उसके साथ ही वो सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो ये चीज़ भी है वो ध्यान रखनी है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं जो दल बदल कानून और इसके संबंध में है वो योग्यता को अयोग्य डिसाइड कौन करेगा। अगर दल बदल का मामला है तो होगा रोल स्पीकर का, ठीक है, तो डिसाइड करेगा स्पीकर। अगर अन्य आधार पर जैसे एक्ट के आधार पर या आर्टिकल 102 या 3 के तहत है वो अयोग्य घोषित हुआ है तो वो राष्ट्रपति काम करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर काम करेगा। तो निर्णय वो राष्ट्रपति लेगा। और दल बदल से संबंधित निर्णय वो स्पीकर लेगा। और ये राष्ट्रपति है वो इलेक्शन कमीशन की सलाह पर है वो ये निर्णय करेगा। तो ये चीज़ है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है, चीज़ को है वो ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ये हालांकि इसका आर्टिकल है, हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल 103 में ही ये बात कही गई है कि जो किसको कौन अयोग्य घोषित करेगा। तो अगर दल बदल के आधार पर है तब तो है वो दल बदल में तो करेगा स्पीकर। और जो अन्य किसी मामले यानी आर्टिकल 102 या 3 के तहत है अगर किसी संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित करना है तो वो राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति इसके संबंध में इलेक्शन कमीशन से वो सलाह लेकर करेगा। तो होपफुली इसमें कोई अगर होपफुली लेक्चर पसंद आया होगा, इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।